हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सेल के बारे में देखने वाले हैं, अर्थात कोशिका के बारे में देखने वाले हैं। यह नीमरा सुंडा बुक के अंतर्गत जेनेटिक्स से उठाया गया है। अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही में जो लोग टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं उन लोगों के लिए जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से वो ज्वाइन कर लें। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कोशिका यह जो है वायरस को छोड़कर सभी जीवित जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। कोशिका क्या है? तो ये वायरस को छोड़कर सभी जीवित जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। और कोशिका का आकार अगला है, तो सबसे छोटी कोशिका का आकार बैक्टीरिया में जो कितना होता है, तो 0.2 से 5 म्यू, जिसको माइक्रोन कहते हैं, से लेकर जो है शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी जो कि 75 mm तक होती है। तो कोशिका का आकार इसमें क्या है कि सबसे छोटी कोशिका का आकार बैक्टीरिया में 0.2 से 5 म्यू माइक्रोन से लेकर जो शुतुरमुर्ग का अंडा है 75 mm तक होता है और सबसे बड़ा है। अब है कोशिका संरचना, जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं, जिसमें पहला आता है कोशिका भित्ति। कोशिका संरचना में पहला क्या है? कोशिका भित्ति, सेल वॉल। तो इसमें पादप कोशिकाएं एक गैर जीवित और कठोर आवरण से घिरी होती हैं। जो पादप कोशिकाएं हैं वो किससे घिरी होती हैं? तो एक गैर जीवित, वो जीवित नहीं होती हैं, और कठोर आवरण से घिरी होती हैं, और जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? तो कोशिका भित्ति कहेंगे। और यह प्रोटोप्लाज्म द्वारा स्रावित होती है। तो पादप कोशिकाएं एक गैर जीवित और कठोर आवरण से घिरी होती हैं, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। और यह जो है किससे स्रावित होता है? तो यह प्रोटोप्लाज्म द्वारा स्रावित होता है। अब कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य पादप कोशिकाओं के ऊतकों और अंगों को एक निश्चित आकार प्रदान करना, यांत्रिक सहायता और शक्ति प्रदान करना है। तो जो कोशिका भित्ति है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो उसका मुख्य कार्य है पादप कोशिकाओं के ऊतकों एवं अंगों को निश्चित आकार प्रदान करना है, यांत्रिक सहायता प्रदान करना है और शक्ति प्रदान करना है। अब कोशिका भित्ति को 3 भागों में जो है विभेदित किया जाता है। तो कोशिका भित्ति को कितने भागों में विभेदित किया जाता है या फिर बांटा जाता है? तो 3 भागों में विभेदित किया जाता है, जिसमें मध्य लेमला पहला आता है। तो मध्य लेमला द्वारा एकदम पड़ोसी कोशिकाओं की दीवारों को जोड़ा जाता है। तो मध्य लेमला द्वारा क्या किया जाता है? मिडिल लेमला द्वारा क्या किया जाता है? तो जो एकदम पड़ोसी कोशिका की जो दीवार हैं उनको जोड़ा जाता है। और यह मुख्य रूप से किससे बना होता है? तो पैक्टिन से बना होता है। तो मध्य लेमला द्वारा एकदम पड़ोसी कोशिकाओं की दीवारों को जोड़ा जाता है। और यह मुख्य रूप से किससे बना होता है? तो यह पैक्टिन से बना होता है, और जो मुख्यतः कैल्शियम, मैग्नीशियम और लवण के रूप में होता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा लवण के रूप में होता है। अगला आता है प्राथमिक कोशिका भित्ति, जिसको प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। तो यह जो है मध्य लेमला के बनने के बाद जमा होती है। तो प्राइमरी सेल वॉल कब जमा होती है? तो जब मध्य लेमला बन जाता है तो उसके बाद यह जमा होती है। और इसके मुख्य घटक कौन से हैं?
तो हेमी सेलुलोज जो कि 53%, 53%, सेलुलोज 30% हैं, और मेरिस्टेमिक ऊतकों में कोशिकाओं में केवल जो है प्राथमिक कोशिका दीवार होती है। तो प्राथमिक कोशिका भित्ति क्या है? तो यह जो है मध्य लेमला के बनने के बाद जमा होती है। अगर पूछा जाए कि प्राथमिक कोशिका भित्ति किसके बनने के बाद जमा होती है, तो मध्य लेमला के बनने के बाद जमा होती है। और इसमें मुख्य घटक क्या है? तो मुख्य घटक इसमें हेमीसेलुलोज है और सेलुलोज है। हेमीसेलुलोज कितना परसेंट होता है? तो 53% होता है। और सेलुलोज कितना परसेंट होता है? तो सेलुलोज 30% होता है। और मेरिस्टेमिक ऊतक जो है, इसमें क्या होता है कि कोशिकाओं में केवल प्राथमिक कोशिका दीवार होती है। तो किन ऊतक में प्राथमिक कोशिका दीवार केवल होती है? तो मेरिस्टेमिक ऊतक में केवल कोशिकाओं में केवल प्राथमिक कोशिका दीवार होती है। अगला आता है द्वितीय कोशिका दीवार, जिसको सेकेंडरी सेल वॉल्व कहते हैं। तो सेकेंडरी सेल वॉल्व क्या है? यह कोशिका भित्ति की सबसे भीतरी परत है और यह मुख्य रूप से सेलुलोज का बना होता है। तो द्वितीय कोशिका दीवार कौन सा है? मतलब इसमें क्या होता है? तो यह जो है कोशिका भित्ति की सबसे भीतरी परत होती है और यह मुख्य रूप से जो होता है सेलुलोज से बना होता है। तो कोशिका भित्ति में 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है मध्य लेमला, और दूसरा है प्राथमिक कोशिका भित्ति जिसको प्राइमरी सेल वॉल्व कहते हैं, और तीसरा आता है सेकेंडरी सेल वॉल्व होता है। तो मध्य लेमला क्या होता है कि यह एकदम पड़ोसी कोशिकाओं की दीवारों को जोड़ता है और मुख्य रूप से जो है पैक्टिन से बना होता है। और पैक्टिन में क्या आता है? तो कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है और लवण के रूप में होते हैं। और फिर प्राथमिक कोशिका भित्ति आता है। तो जो प्राथमिक कोशिका भित्ति है, तो इसमें मुख्य घटक कौन सा है? तो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज है। तो हेमीसेलुलोज कितना परसेंट होता है? तो 53% होता है और सेलुलोज 30% होता है। और यह जो होता है जो प्राइमरी सेल वॉल्व है, यह मध्य लेमला के बनने के बाद जमा होता है। और मेरिस्टेमिक ऊतकों में की कोशिकाओं में क्या होता है कि प्राथमिक कोशिका दीवार होती है, केवल प्राथमिक कोशिका दीवार होती है। और अगला है द्वितीय कोशिका दीवार, सेकेंडरी सेल वॉल्व। तो जो सेकेंडरी सेल वॉल्व है, यह कोशिका भित्ति की सबसे भीतरी परत है और जो किससे बना होता है? तो मुख्य रूप से सेलुलोज से बना होता है। अब प्लाज्मा लेमा या कोशिका झिल्ली। तो कोशिका की कोशिका द्रव्य, कोशिका के कोशिका द्रव्य को जोड़ने वाली झिल्ली को प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा झिल्ली के रूप में जाना जाता है। जो कोशिका है उसके कोशिका द्रव्य को जोड़ने वाली झिल्ली को किस रूप में जाना जाता है? तो प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा झिल्ली के रूप में जाना जाता है। और यह जो है किसका बना होता है? तो लिपिड्स और जो है प्रोटीन का बना होता है। तो जिसमें लिपिड कितना होता है? तो 60% पाया जाता है और प्रोटीन कितना परसेंट होता है? तो 40% होता है। और प्लाज्मा लेमा या कोशिका भित्ति में क्या होता है? तो कोशिका के कोशिका द्रव्य को जोड़ने वाली झिल्ली को प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा झिल्ली के रूप में जाना जाता है। यह जो है पारिगम अवरोध के रूप में कार्य करता है। अवरोध मतलब रोकने वाला। और यह जो है एक संगठन से दूसरे पदार्थों के परिवहन के वाहन के रूप में जो है कार्य करता है। एक संगठन से दूसरे पदार्थों के परिवहन के लिए वाहन के रूप में कार्य करता है। वाहन, गाड़ी। तो प्लाज्मा लेमा और कोशिका झिल्ली में क्या होता है? तो कोशिका की कोशिका द्रव्य को जोड़ने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा झिल्ली के रूप में जाना जाता है। जो किससे बना होता है? तो लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। और लिपिड की कितनी परसेंटेज होती है? तो 60% होती है और प्रोटीन की 40% होती है। और यह जो होता है पारिगम अवरोध के रूप में कार्य करता है। किस रूप में कार्य करता है? तो पारिगम अवरोध के रूप में कार्य करता है। और एक संगठन से दूसरे पदार्थों में परिवहन के लिए जो है वाहन के रूप में कार्य करता है। जैसे बस का प्रयोग करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, वैसे इसका प्रयोग होता है यहाँ पे। और कोशिका द्रव्य
अगला है तो साइटोप्लाज्म। तो केंद्रक को छोड़कर प्लाज्मा लेमा से घिरे पदार्थों को कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म के रूप में जाना जाता है। केंद्रक को इसमें काउंट नहीं किया जाता है। उसको छोड़कर प्लाज्मा लेमा से घिरे पदार्थों को कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म के रूप में जाना जाता है। तो कोशिका द्रव्य क्या है? प्लाज्मा लेमा से घिरे पदार्थों को कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म के रूप में जाना जाता है। इसमें केंद्रक को काउंट नहीं करते हैं। अब अगला है साइटोप्लाज्म में निम्न संरचनाएं हो सकती हैं। तो साइटोप्लाज्म में निम्न संरचनाएं हो सकती हैं, जिसमें पहला आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ER भी कहते हैं। तो कोशिका में झिल्ली संलग्न स्थानों का एक व्यापक नेटवर्क एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER के रूप में जाना जाता है। कोशिका में झिल्ली संलग्न मतलब जुड़े हुए स्थानों का एक व्यापक नेटवर्क किस रूप में जाना जाता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रूप में जाना जाता है, जिसे ER भी कहते हैं। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यह RBC या भ्रूण कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? या RBC अंडे या भ्रूण कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। और ER में क्या होता है कि इनको जो है दो श्रेणियों में जो है बांटा जाता है। चिकनी ER आता है और खुरदुरी ER आता है। तो बाहरी और भीतरी दोनों क्या होता है? नियमित और चिकनी है। इसमें बाहरी और भीतरी दोनों क्या है? नियमित और चिकनी है। और चिकनी ER में जो है कोई प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है और यह कुछ प्रकार के स्टेरॉयड के संश्लेषण के लिए संरचनात्मक आधार प्रदान करता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया है, प्रोजेस्टेरॉन हो गया और टेस्टोस्टेरोन हो गया। तो चिकनी ER में क्या होता है? यह बाहरी और भीतरी दोनों नियमित और चिकनी हैं। बाहरी और भीतरी दोनों क्या होती हैं? इसमें नियमित और चिकनी हैं। और चिकनी ER में कोई प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। अगर पूछा जाए तो किस में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है? तो चिकनी ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। यह कुछ प्रकार के स्टेरॉयड के संश्लेषक के लिए संरचनात्मक आधार प्रदान करता है। कुछ होता है संरचनात्मक आधार प्रदान करता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया और टेस्टोस्टेरोन हो गया। तो संरचनात्मक आधार किसे प्रदान करता है? तो कोलेस्ट्रॉल, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन। अब खुरदरी ER क्या होता है? तो राइबोसोम के लगाव के कारण झिल्लियों की बाहरी सतहों में खुरदरी उपस्थित होता है। और खुरदरी ER जो था मुख्य रूप से जो था सिस्टर्न से बना होता है और प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय रूप से जो था शामिल कोशिकाओं में पाया जाता है। तो खुरदरी ER क्या होता है? तो राइबोसोम्स के लगाव के कारण झिल्लियों की बाहरी सतहों में खुरदरी जो है उपस्थिति होती है। खुरदुरा जैसे होता है, ठीक है। और खुरदरी ER मुख्य रूप से क्या होता है? किसका बना होता है? तो सिस्टर्न का बना होता है। और क्या करता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय रूप से शामिल कोशिकाओं में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय रूप से शामिल कोशिकाओं में पाया जाता है। अब ER के कार्य क्या है? तो ER जो है यह प्रोटीन के संश्लेषण के लिए संरचनात्मक आधार प्रदान करता है। तो ER क्या करता है? यह प्रोटीन के संश्लेषण के लिए संरचनात्मक आधार प्रदान करता है और कोशिका के ऑर्गेनल के बीच सामग्री के परिवहन के लिए जो है चैनल प्रदान करता है। तो कोशिका के ऑर्गेनल के बीच सामग्री के परिवहन के लिए चैनल प्रदान करता है। तो ER क्या है? तो यह जो है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए संरचनात्मक आधार प्रदान करता है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए संरचनात्मक आधार कौन प्रदान करता है? तो ER प्रदान करता है। और कोशिका के ऑर्गेनल के बीच सामग्री के परिवहन के लिए जो है चैनल प्रदान करता है। अब अगला है
राइबोसोम्स। राइबोसोम्स केंद्रक में संश्लेषित और इकट्ठे होते हैं। तो राइबोसोम्स कहाँ पर संश्लेषित होते हैं? तो केंद्रक में जो होता है ये संश्लेषित और इकट्ठे होते हैं। और राइबोसोम जो होता है प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। तो प्रोटीन संश्लेषण का स्थल कौन है, मतलब जगह कहाँ पे होती है? तो राइबोसोम्स में होता है, ठीक है। और प्रोटीन जो होता है एमिनो एसिड से बने होते हैं। तो पहला है कि राइबोसोम्स क्या होते हैं, ये 200 एंगस्ट्रॉम व्यास के कण होते हैं और ये जो होता है आरएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं? तो ये 200 एंगस्ट्रॉम व्यास के कण होते हैं और जो किससे बने होते हैं? तो आरएनए से बने होते हैं और प्रोटीन से बने होते हैं। और राइबोसोम्स क्या करता है? केंद्रक में संश्लेषित और इकट्ठे होते हैं। राइबोसोम्स कहाँ संश्लेषित और इकट्ठे होते हैं? तो केंद्रक में, ठीक है। और राइबोसोम से प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है और प्रोटीन जो है एमिनो एसिड के बने होते हैं और उनके तलछटी यानी कि सेडिमेंटेशन के आधार पे जो है निम्न वर्गों में जो है बांटा गया है। अब जैसे 80S आकार का, तो 80S आकार का क्या होता है कि पौधे में 60S और 40S सब यूनिट में अलग होते हैं। तो 80S आकार में क्या होता है? तो 60S और 40S सब यूनिट में अलग हो जाते हैं। और 70S आकार जो है यह 50S और 30S सब यूनिट में होता है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में पाए जाते हैं, ये उनसे जो होता है बने होते हैं। तो 80S क्या होते हैं? तो 60S और 40S सब यूनिट में अलग हो जाते हैं। और 70S जो होता है ये 50S और 30S सब यूनिट से बने होते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में पाए जाते हैं, ठीक है। अब है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच संरचनात्मक अंतर। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच संरचनात्मक अंतर, तो इसमें पहला आता है यूकैरियोटिक, उसके बाद दूसरा है क्या है? प्रोकैरियोटिक है। आगे यूकैरियोटिक दिया हुआ और पीछे प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक में क्या होता है, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। इसमें सभी झिल्ली जो है ब्राउन संरचनाएं, जैसे ER हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी निकाय, लाइसोसोम्स, वैक्यूल आदि मौजूद रहती हैं। तो यूकैरियोटिक में क्या होता है कि इसमें सभी झिल्ली ब्राउन संरचनाएं, जैसे क्या हुआ ER हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी निकाय हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, वैक्यूल आदि मौजूद होते हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है? तो ये सभी जो होता है झिल्ली बाध्य संरचना अनुपस्थित है। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? ये सभी क्या हैं? झिल्ली बाध्य संरचना अनुपस्थित है इसमें। और यूकैरियोटिक में क्या होता है? तो सत्य केंद्रक मौजूद होता है। और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? केंद्रक में जो होता है परमाणु झिल्ली का अभाव रहता है। तो अगर पूछा जाए केंद्रक में परमाणु झिल्ली का अभाव किस में होता है? तो प्रोकैरियोटिक में होता है। और यूकैरियोटिक में क्या होता है? तो न्यूक्लियोलस केंद्रक में मौजूद होता है। यूकैरियोटिक में क्या होता है? जो न्यूक्लियोलस है वो कहाँ मौजूद होता है? तो केंद्रक में जो होता है मौजूद होता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है? न्यूक्लियोलस अनुपस्थित होता है। तो किस में न्यूक्लियोलस जो है अनुपस्थित होता है? तो प्रोकैरियोटिक में कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। और किस में जो है मौजूद होता है? तो यूकैरियोटिक में जो होता है केंद्रक में मौजूद होता है। अब यूकैरियोटिक में 70S और 80S राइबोसोम्स मौजूद होते हैं और दोनों जो है 70S और 80S राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? केवल 70S प्रकार के जो है राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। तो यूकैरियोटिक में क्या है? 70S और 80S राइबोसोम्स मौजूद होते हैं दोनों, और प्रोकैरियोटिक में केवल 70S राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। और यूकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म में सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं और जबकि प्रोकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म में कोई सूक्ष्म नलिकाएं नहीं होती हैं। तो यूकैरियोटिक में क्या होता है? साइटोप्लाज्म में सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, जबकि साइटोप्लाज्म में क्या होता है?
मतलब प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म में कोई सूक्ष्म नलिकाएं नहीं होती हैं। उदाहरण के तौर पे यूकैरियोटिक में कौन आता है, तो पौधे और जानवरों की कोशिकाएं आती हैं। और प्रोकैरियोटिक में कौन आता है, तो बैक्टीरियल जो होता है कोशिकाएं आती हैं, और कवक और फाइटोप्लाज्मा आता है। तो यूकैरियोटिक में क्या होता है, इसमें सभी झिल्ली बाउंड संरचनाएं जैसे ईआर हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी निकाय, लाइसोसोम, वैक्यूल आदि मौजूद रहती हैं। और प्रोकैरियोटिक में क्या हुआ, ये सभी झिल्लियाँ जो होता है बाध्य संरचनाएं अनुपस्थित होती हैं। यूकैरियोटिक में सत्य केंद्रक मौजूद होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक में केवल परमाणु झिल्ली का जो होता है अभाव होता है। केंद्रक में परमाणु झिल्ली का अभाव होता है प्रोकैरियोटिक में। और उसके बाद यूकैरियोटिक में क्या होता है, तो न्यूक्लियोलस केंद्रक में मौजूद होता है, और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियोलस अनुपस्थित होता है। और यूकैरियोटिक में क्या होता है, 70S और 80S राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, और जबकि प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार के राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। और यूकैरियोटिक में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में कोई सूक्ष्म नलिकाएं नहीं होती हैं। और यूकैरियोटिक में क्या होता है कि उदाहरण के तौर पे पौधे और जानवरों की कोशिकाएं आती हैं, और जबकि प्रोकैरियोटिक में जैसे बैक्टीरियल कोशिकाएं आती हैं, कवक आता है, और फाइटोप्लाज्म आदि आते हैं। गोल्गी बॉडी, इसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी कहा जाता है। तो गोल्गी बॉडी को और क्या कहा जाता है, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि यह ईआर और लाइसोसोम्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, और साइटिक एंजाइमों के संश्लेषण की साइट प्रदान करता है, और कोशिका भित्ति के गठन का समर्थन करता है। तो गोल्गी बॉडी क्या होता है, या एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी कहा जाता है। या फिर ये पूछ सकता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम किसे कहा जाता है, तो गोल्गी बॉडी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह जो है ईआर और लाइसोसोम्स के साथ जुड़ा हुआ है, और साइटिक एंजाइमों के संश्लेषण की साइट प्रदान करता है यह, और कोशिका भित्ति के गठन का जो है समर्थन करता है। तो गोल्गी बॉडी क्या होता है, कोशिका भित्ति के गठन का समर्थन करता है। अगला है लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स क्या होता है, यह गोल्गी कॉम्प्लेक्स और हाइड्रोलाइटिक एंजाइमों मुख्य रूप से एसिड फास्फेट से उत्पन्न होता है, और पशु कोशिका में लाइसोसोम जो होता है सामान्य है, लेकिन पौधे की कोशिका में भी जो है मौजूद हो सकता है। तो पशु कोशिका में क्या होता है, लाइसोसोम सामान्य है, लेकिन पौधों की जो है कोशिका में भी मौजूद हो सकता है। और लाइसोसोम्स का मुख्य कार्य क्या है, तो ऑटो लाइसिस या फिर आत्मघाती जो होता है बग स्वयं को पचाने वाली जो है कोशिका के रूप में जाना जाता है। तो लाइसोसोम्स क्या है, गोल्गी जो है कॉम्प्लेक्स और हाइड्रोलाइटिक एंजाइमों मुख्य रूप से एसिड फास्फेट से उत्पन्न होता है, और पशु कोशिकाओं में लाइसोसोम्स सामान्य हैं, लेकिन पौधे की कोशिका में भी जो है मौजूद हो सकता है। पशु में तो नॉर्मल तौर पे होगा, लेकिन पौधे में हो सकता है, लगा हुआ है। और लाइसोसोम्स का मुख्य कार्य क्या है, तो ऑटोलाइसिस या आत्मघाती बैग जो कि स्वयं को पचाने वाली कोशिका के रूप में जाना जाता है। अब अगला है पेरोक्सीसोम्स। तो पेरोक्सीसोम्स क्या होता है, यह मुख्य रूप से उच्च पौधों की जो प्रकाश संश्लेषण कोशिकाओं में होता है। तो पेरोक्सीसोम्स कहाँ पर होता है, तो मुख्य रूप से उच्च पौधों की प्रकाश संश्लेषण कोशिकाओं में होता है, और यह जो है ग्लाइकोलेट चयापचय या C3 पौधे की जो प्रकाश श्वसन से संबंधित है। तो पेरोक्सीसोम्स क्या होता है, तो यह मुख्य रूप से उच्च पौधों की प्रकाश संश्लेषण कोशिकाओं में होता है, और यह ग्लाइकोलेट चयापचय या C3 पौधों की प्रकाश श्वसन से संबंधित है। और C3 पौधे में कौन आता है, तो धान आता है, गेहूँ आता है,
कपास आता है आदि आते हैं। और C4 में कौन आता है? तो गन्ना आता है, मक्का आता है, ज्वार आता है, बाजरा आदि आते हैं। अब स्पेरोसोम क्या होता है? ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की साइट है और केवल जो है पादप कोशिकाओं में जो है पाए जाते हैं। स्पेरोसोम किस में पाए जाते हैं? तो केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं और वे जो है पशु कोशिकाओं में नहीं होते हैं। और इसमें 98% तक जो होता है लिपिड शामिल होता है और इनका कार्य क्या है? तो लिपिड के भंडारण में हो सकता है। तो स्पोरोसोम क्या होते हैं? ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के साइट हैं, केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, पशु कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। और जो 98% है वो लिपिड तक शामिल होते हैं और इनका कार्य क्या है? तो लिपिड भंडारण में हो सकता है। ग्लाइकोसोम्स, तो ग्लाइकोसोम्स ग्लाई ऑक्सिलेट चयापचय के साथ अंकुरित बीजों के लिपिड को जो होता है कार्बोहाइड्रेट में बदलने में मदद करता है। तो ग्लाइकोसोम्स क्या होता है? ग्लाइको ऑक्सिलेट चयापचय के साथ अंकुरित बीजों के लिपिड को जो होता है कार्बोहाइड्रेट में बदलने में मदद करता है। और रिक्तिका, जिसको वैक्यूल कहते हैं, पादप कोशिकाओं में अलग अलग आकार के एक या अधिक जो होता है रिक्तिकाएँ होती हैं। तो जो पादप कोशिकाएँ उसमें क्या होते हैं? अलग अलग आकार की एक या अधिक रिक्तिकाएँ होती हैं और इसमें कोशिका रस होता है और 90% तक जो होता है साइटोप्लाज्म का एक बड़ा हिस्सा एक बड़े रिक्तिका द्वारा जो होता है कब्जा कर लिया जाता है। और रिक्तिका क्या होता है? एक इकाई झिल्ली से घिरी होती है और झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। तो रिक्तिका क्या है? पादप कोशिकाओं में अलग अलग आकार के एक या अधिक जो होता है रिक्तिकाएँ होती हैं और रिक्तिकाओं को इंग्लिश में वैक्यूल्स भी कहते हैं और इसमें जो है कोशिका रस होता है। तो रिक्तिकाओं में क्या होता है? तो कोशिका रस होता है और इसमें जो है और जो 90% तक जो होता है साइटोप्लाज्म का बड़ा हिस्सा एक बड़े रिक्तिका द्वारा जो होता है कब्जा कर लिया जाता है। तो साइटोप्लाज्म का बड़ा हिस्सा 90% तक एक बड़े रिक्तिका द्वारा कब्जा कर लिया जाता है, कवर कर लेते हैं। कब्जा ज़मीनी विवाद लग रहा है। और रिक्तिकाएँ जो होता है एक इकाई झिल्ली से जो होता है घिरी होती हैं और झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। अब सेंटीरियोल ये जो है पशु कोशिकाओं तक सीमित होती हैं और पौधे की कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। तो सेंटीरियोल क्या होते हैं? ये जो है पशु कोशिकाओं तक सीमित होते हैं, पौधे की कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। और स्पेरोसोम क्या होते हैं? वो जो है पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं और पशु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। स्पोरोसोम्स पादप में पाए जाएंगे और पशु में नहीं, और सेंटीरियोल पशु में पाए जाएंगे, पशु कोशिकाओं में, और पादप कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। अब अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये केश चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला ETC का स्थल है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये केश चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला यानी कि ETC का स्थल है और यह पहले से मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया के संलयन से उत्पन्न हुआ है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये केश चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला का स्थल है और ये पहले से मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया के संलयन से उत्पन्न हुआ है। और एक औसत कोशिका में जो है 200 से 800 माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया 2 संकेंद्रित इकाई झिल्लियों से घिरे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कितनी इकाई झिल्लियों से? तो 2 संकेंद्रित होता है इकाई झिल्लियों से घिरे होते हैं, बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। तो एक है बाहरी झिल्ली और दूसरा है आंतरिक झिल्ली। और श्वसन परिसर में 3 बड़े जो है एंजाइम कॉम्प्लेक्स होते हैं। श्वसन परिसर में कितने बड़े एंजाइम कॉम्प्लेक्स होते हैं? तो 3 बड़े जो है एंजाइम कॉम्प्लेक्स होते हैं और उसमें जो है NADH डिहाइड्रोजीनेज कॉम्प्लेक्स होता है और BC1 कॉम्प्लेक्स होता है और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स होता है।
और ये एंजाइम जो होता है कॉम्प्लेक्स आंतरिक झिल्ली में धसे होते हैं। तो श्वसन परिसर में क्या होते हैं, 3 बड़े एंजाइम कॉम्प्लेक्स होते हैं और उसमें कौन कौन से 3 हैं, तो NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स पहला, और उसके बाद दूसरा जो है BC1 कॉम्प्लेक्स, और तीसरा जो है साइटोक्रोमेस ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है। और ये एंजाइम जो होता है कॉम्प्लेक्स आंतरिक झिल्ली में जो होता है धसे होते हैं। तो ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स किस में धसे होते हैं, तो आंतरिक झिल्ली में धसे होते हैं। और आंतरिक झिल्ली के अंदर की जो फोल्ड को जो है क्रिस्टी के रूप में जाना जाता है। तो जो आंतरिक झिल्ली है उसके अंदर जो फोल्ड है उसको क्रिस्टी के रूप में जाना जाता है। और क्रिस्टी क्या होता है कि आंतरिक झिल्ली के क्षेत्र को बहुत बढ़ाता है और इसमें जो है ऑक्सीजोम्स होते हैं और जिन्हें जो है इलेक्ट्रॉन परिवहन कण यानी कि ETP के रूप में जाना जाता है। तो जो आंतरिक झिल्ली है उसके अंदर फोल्ड होता है जिसे क्या होता है क्रिस्टी के रूप में जाना जाता है। और क्रिस्टी क्या होता है कि आंतरिक झिल्ली के क्षेत्र में जो है बहुत बढ़ता है और इसमें जो है ऑक्सीजोम्स होते हैं और जिन्हें जो होता है इलेक्ट्रॉन परिवहन कण यानी कि ETP के रूप में जाना जाता है। अब इलेक्ट्रॉन परिवहन कण ETC माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में संचालित होती है। तो इलेक्ट्रॉन परिवहन जो श्रृंखला है ETC वो कहाँ पर संचालित होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में जो है संचालित होती है। और आंतरिक झिल्ली के अंदर के भाग को मैट्रिक्स के रूप में जाना जाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है किसी पेपर में था कि आंतरिक झिल्ली के अंदर के भाग को किस रूप में जाना जाता है, तो मैट्रिक्स के रूप में जाना जाता है। और इसमें जो है विभिन्न प्रकार के परिवहन प्रोटीन होते हैं और इसे मैट्रिक्स में मेटाबोलाइज किए गए अणुओं के लिए जो होता है चुनिंदा रूप में जो होता है पाइगम बनाते हैं। तो आंतरिक झिल्ली के अंदर के भाग को मैट्रिक्स के रूप में जाना जाता है और इसमें विभिन्न प्रकार के परिवहन प्रोटीन होते हैं और जो मैट्रिक्स में मेटाबोलाइज किए गए अणुओं के लिए जो होता है चुनिंदा रूप में पाइगम बनाते हैं। और प्रोटीन के अलावा यह जो है श्वसन श्रृंखला के ऑक्सीकरण प्रक्रियाओं अर्थात जो है मैट्रिक्स में इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला और ATP संश्लेषण का कार्य करता है। और श्वसन श्रृंखला जो था ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण को जो था बाहर ले जाती है जो पशु कोशिकाओं में जो है अधिकांश ATP उत्पन्न करती है और इसलिए कोशिका के पावर हाउस जो है इसे कहा जाता है। तो प्रोटीन के अलावा यह जो है श्वसन श्रृंखला की ऑक्सीकरण प्रक्रियाओं अर्थात जो होता है मैट्रिक्स में क्या होता है इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला और ATP संश्लेषण का कार्य करता है। और श्वसन श्रृंखला जो है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण को बाहर ले जाती है जो पशु कोशिकाओं में अधिकांश जो है ATP उत्पन्न करती है और इसलिए इसे जो है कोशिका का पावर हाउस के नाम दिया गया है। अब कोशिका में मुद्रा एनर्जी करेंसी क्या होता है, तो कोशिका में जो ऊर्जा मुद्रा है वो कौन कहलाता है, तो ATP कहलाता है। तो कोशिका में ऊर्जा मुद्रा एनर्जी करेंसी कौन कहलाता है, तो ATP कहलाता है। अब अगला है हरित लवक। तो हरित लवक में क्या है, प्रकाश संश्लेषण का वास्तविक स्थल है। तो प्रकाश संश्लेषण का वास्तविक स्थल कौन है, तो हरित लवक है। और हरित लवक को इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, तो क्लोरोफिल पाया जाता है जो पौधे को हरे रंग की विशेषता जो है प्रदान करता है।
तो हरित लवक में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का यह वास्तविक स्थल है। और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो पौधे को हरे रंग की विशेषता जो है प्रदान करता है, ग्रीन कलर। और क्लोरोप्लास्ट की झिल्लियों से घिरे झिल्ली मुक्त स्थान को जो है स्ट्रोमा कहते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी झिल्लियों से घिरे झिल्ली मुक्त स्थान क्या कहलाता है, स्ट्रोमा कहलाते हैं। और स्ट्रोमा के भीतर जो है लगभग 40 से 80 गैना होते हैं। स्ट्रोमा के भीतर कितने गैना होते हैं, तो 40 से 80 जो है गैना होते हैं। और प्रत्येक गैना में जो है 5 से जो है 25 प्लेट सिस्टर्न होते हैं। स्ट्रोमा के भीतर क्या होते हैं, तो 40 से 80 गैना होते हैं। और प्रत्येक गैना में क्या होता है, 5 से 25 फ्लैट सिस्टर्न होते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर जो है ऐसे 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 करके रहते हैं, ढेर में होते हैं, और जिन्हें थाइलेकॉइड्स कहा जाता है। और इसमें क्वांटासोम जो है 250 से 300 प्रकाश संश्लेषक इकाइयाँ जो है पाई जाती हैं। तो पहला क्या आ रहा है कि क्लोरोप्लास्ट की झिल्लियों से घिरे झिल्ली मुक्त स्थान को क्या कहते हैं, तो स्ट्रोमा कहते हैं। और स्ट्रोमा के भीतर क्या होता है, तो 40 से 80 गैना होते हैं। और प्रत्येक गैना में क्या होता है कि 5 से 25 फ्लैट सिस्टर्न होते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर जो होता है ढेर होते हैं, और जिन्हें क्या कहते हैं, थाइलेकॉइड्स कहा जाता है। और इसमें क्वांटासोम्स जो होता है 250 से जो है 300 प्रकाश संश्लेषक इकाइयाँ पाई जाती हैं। और क्लोरोप्लास्ट के अलावा पौधों की कोशिकाओं में 2 और प्रकार की प्लास्टिड्स होते हैं, जिन्हें कहा जाता है, एक आता है ल्यूकोप्लास्ट आता है, दूसरा क्रोमोप्लास्ट आता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अलावा भी क्या होते हैं, 2 और प्रकार के प्लास्टिड होते हैं, जिसमें पहला आता है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा आता है क्रोमोप्लास्ट आता है। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होते हैं प्लास्टिड, तथा स्टार्च, प्रोटीन और वसा के भंडारण का कार्य करते हैं। अगर पूछा जाए स्टार्च, प्रोटीन और वसा का भंडारण कहाँ होता है, तो ल्यूकोप्लास्ट में होता है। और क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, यह क्लोरोफिल के अलावा अन्य पिगमेंट होते हैं, जैसे फाइकोसाइनिन और फूकाजेंथ्रिन आता है। तो क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल के अलावा अन्य पिगमेंट इसमें होते हैं, जैसे फाइकोसाइनिन और फूकाजेंथ्रिन आदि। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, रंगहीन प्लास्टिड होते हैं जो तथा स्टार्च, प्रोटीन और वसा के भंडारण का कार्य करते हैं। अब अगला है केंद्रक। तो केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं, और जिसमें कोशिका की लगभग सभी आनुवंशिक जानकारी होने से कोशिका के कार्यों को नियंत्रित करते हैं। तो केंद्रक में क्या होता है, तो गुणसूत्र होते हैं, और जिसमें क्या होता है कि कोशिका की लगभग सभी आनुवंशिक जानकारी होने से कोशिका के कार्यों को नियंत्रित करती हैं। केंद्रक में गुणसूत्र और कोशिका की लगभग सभी आनुवंशिक जानकारी को कोशिका के कार्यों को जो है नियंत्रित करते हैं, होने से नियंत्रित करता है। और केंद्रक को और क्या कहते हैं, तो कोशिका का इंजन भी कहते हैं। और यह जो है राइबोसोम्स, टीआरएनए, एमआरएनए और कुछ अन्य जो होता है आरएनए का उत्पादन करता है। तो केंद्रक को और क्या कहते हैं, तो कोशिका का इंजन भी कहते हैं। और यह जो है राइबोसोम, टीआरएनए, एमआरएनए तथा कुछ अन्य जो होता है आरएनए उत्पादन करता है। और केंद्रक होता क्या है, तो केंद्रक में क्या होता है कि गुणसूत्र होते हैं, और जिनमें कोशिका की लगभग सभी जो है आनुवंशिक जानकारी, इंफॉर्मेशन होने से ये क्या करता है, कोशिका के कार्यों को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।